आराम से तैमूर। मुझे दर्द हो रहा है। अब सरदार तैमूर खान से मोहब्बत की है तो दर्द तो सहना पड़ेगा। वो नाजुक सी लड़की बारूब शख्सियत वाले सरदार की भारी वजूद को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मगर ये दोनों की खास रात थी। तैमूर आप कल कर लेना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कल वलीमा कैसे हलाल होगा? अगर आज नहीं करूँगा तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहुत इंतज़ार किया है मैंने आपका। वो सरदार जिसका दिल सिर्फ फैसले सुनाता था, तुम्हारी मोहब्बत के आगे हार चुका है। शहर से आई चंचल लड़की कब मेरा दिल ले गई मुझे पता ही नहीं चला। वो जरनिश का बाजू अपने कंधे पर रखता, उसका सर अपने सीने में छुपा गया। सरनिश आंखें बंद किए उसका लम्स महसूस करने लगी। पूरी हवेली में रात किस सुनाटे में छा चुका था और दो दिल एक हो चुके थे। मगर अचानक शादी के अगले दिन की जरनिश का सर घूमने लगा, दिल मतली करने लगा और एकदम वो जमीन पर बेहोश हो गई। लोग अजीब नजरों से जरनिश को देखने लगे कि शादी के अगले दिन किस तरह भला किसकी तबीयत खराब हो सकती है। डॉक्टर के पास रिपोर्ट होने के बाद पता चला वो तो पहले से ही पंजाब के आसमान पर सूरज पूरी शान से जलवागर था। मगर शाहपुर की सरसब्ज जमीन ने उसकी तपिश को जैसे अपनी आगोश में समेट रखा था। लाहौर की हंगामा खेज जिंदगी, शोर और धुएं से कोसों दूर यहाँ की फिजा में मिट्टी की सूंधी खुशबू और सरसों के लहलहाते खेत एक अलग ही दुनिया का मंजर पेश कर रहे थे। इन्हीं खामोश रस्तों पर एक सफेद रंग की टवीटा फॉर्चूनर कच्ची सड़क पर धूल और आती हुई रवां दवा थी, जैसे किसी कहानी का हिस्सा हो। गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठी जरनिश अफसाल बार बार अपने मोबाइल की स्क्रीन देख रही थी, जहां सिग्नल आंख मचोली खेल रहे थे। उसने झंझलाहट से अपनी जुल्फें एक तरफ की और कदरे बेजारी से बोली, मारिया, ये तुम्हारा गांव है, ये दुनिया का आखिरी कोना। यहाँ तो इंटरनेट भी सांस लेने से इनकार कर रहा है। मारिया, जो अपनी कजिन की शादी के ख्याल से खुशी से चमक रही थी, हल्के कहके के साथ बोली, बस थोड़ा सा सब्र करो मेरी शहरी शहजादी। यहाँ नेटवर्क नहीं सुकून मिला करता है। और याद रखो, इस बार तुम सिर्फ मेरी दोस्त नहीं बल्कि मेरी ऑफिशियल फोटोग्राफर भी हो। जरा बाहर तो देखो, ऐसे नज़ारे लाहौर के कॉन्क्रीट के जंगल में कहाँ मिलते हैं। जरनीश ने गहरी सांस ली और खिड़की का शीशा नीचे कर दिया। ठंडी हवा का एक नरम झोंका उसके चेहरे से टकराया तो जैसे सारी थकन लम्हों में तहलील हो गई हो। उसकी नजरें दूर तक फैले, सब्ज खेतों, ट्यूबवेल से गुजरते शफाफ पानी और दरख्तों पर चहचहाते परिंदों पर ठहर गई। ये सब उसके लिए किसी ख्वाब जैसा था, एक ऐसी दुनिया जो उसने पहले कभी महसूस न की। उसने आहिस्तगी से अपना डीएसएलआर कैमरा निकाला, लेंस को महारत से एडजस्ट किया और इन दिलकश मनाजिर को कैद करने के लिए तैयार होगी। फिजा में एक अजीब सी ताजगी और खामोशी थी, जैसे वक्त भी यहाँ ठहर गया हो। इसी लम्हे अचानक गाड़ी एक झटके से रुकी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाई और सरनीस का जिस्म बेख्तियार आगे की तरफ झुका, मगर वो बर वक्त संभल गई। दिल की धड़कन तेज हो गई और एक लम्हे के लिए फिजा की सारी खामोशी एक अनजाने खदशे में बदल गई। ओह, क्या हुआ चचा? मारिया ने अचानक ब्रेक लगने पर घबराहट से पूछा। ड्राइवर ने कदरे संजीदा लहजे में इशारा किया। बीबी जी, सामने सरदार का काफिला आ रहा है। सरनिश ने नागवारी से भवें सुकेड़ कर सामने देखा। कच्ची सड़क के बीचों बीच तीन सयाह वेगो गाड़ियां निहायत धीमी रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रही थी। उनके ड्राइवर ने फौरन गाड़ी सड़क से उतारकर एक तरफ रोक दी, जैसे किसी खास शख्सियत के लिए रास्ता खाली किया जा रहा है। जरनिश ने तंजिया अंदाज में हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कौन है ये जिनके लिए हमें यूं रास्ता छोड़ना पड़ रहा है? कोई बादशाह है क्या? जरनिश, आहिस्ता बोलो। मारिया ने फौरन सरगोशी में उसे टोका। यह सरदार तैमूर खान है, शाहपुर के सबसे बाअसर शख्स। यहाँ पर हर फैसला उन्हीं की मर्जी से होता है। लोग उनका एहतराम भी करते हैं और डरते भी हैं। सरनिश ने हैरानी से उसे देखा, फिर बेख्तियार उसकी नजर दोबारा बाहर की तरफ उठ गई। जैसे ही मरकजी गाड़ी करीब आई, उसकी रफ्तार और कम हो गई। तजस्सुस के मारे जरनिश ने जरा सा झुककर खिड़की से बाहर झांका। स्याह शीशे के पार उसे एक मजबूत और बावकार शख्सियत नजर आई। सादा मगर कीमती स्याह लिबास, खुले गिरेबान से झलकती बेनियाजी, स्टेयरिंग पर मजबूती से जमे हाथ और कलाई पर बंदी नफीस घड़ी, सब कुछ एक अलग ही रौब का एहसास दे रहा था। अचानक जैसे ही गाड़ी उनके बराबर आई,
उस शख्स ने हल्का सा सर मोड़ा। उनकी नज़रें एक लम्हे के लिए टकरा गईं। वो आंखें गहरी, पुरस्रार और अजीब-सी कशिश लिए हुए थीं। सरनिश को यूँ महसूस हुआ जैसे वक़्त ठहर गया हो। उसका साँस बेइख्तियार रुक सा गया और दिल की धड़कन एक लम्हे को भटक गई। वो महज़ एक नज़र थी मगर उसमें जैसे कई सवाल और कई अनकही बातें पोशीदा थीं। अगले ही लम्हे गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ गई और पीछे मिट्टी की हल्की-सी गर्द छोड़ गई। सरनिश देर तक इसी सिमत देखती रही, जैसे उस लम्हे को थाम लेना चाहती हो। उसके अंदर एक अनजानी सी बेचैनी ने जन्म ले लिया था, जिसकी वजह से वो खुद भी ना समझ सकी। "ज़रनिश, कहाँ खो गई तुम?" मारिया ने उसे हल्का सा झंझोड़ा। वह चौंक कर हाल में वापस आई और फौरन नजरें चुराते हुए कुछ बोली। "कुछ नहीं, बस तुम्हारा ये सरदार कुछ ज्यादा ही मगरूर लगा।" उसकी आवाज में मस्नुई बेनियाजी थी, मगर दिल की धड़कन अभी तक मामूल पर नहीं आई थी। मारिया ने हल्की संजीदगी से कहा, "मगरूर नहीं, वो अपनी हैसियत और जिम्मेदारी को जानते हैं। यहाँ के लोग इन पर भरोसा करते हैं।" "हो सकता है," सरनिश ने मुख्तसर सा जवाब दिया और कैमरा दोबारा संभाल लिया। मगर अब उसकी तवज्जो मंजर की खूबसूरती पर नहीं रही। उसके ज़हन में बार-बार वही चेहरा, वही आंखें उभर रही थीं। वो नहीं जानती थी कि ये महज़ एक इत्तेफ़ाक़ी मुलाकात नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी के सुकून को बदल देने वाली किसी नई कहानी का आगाज़ था। लाल हवेली में शादी की रौनक अपने जोबन पर थी। ढोलक की मुसलसल थाप, लड़कियों के खिलखिलाते कहके और रंग-बिरंगी गमगमों की खुशियों ने रोशनियों ने फ़िज़ा को किसी ख्वाब जैसा दिलकश बना दिया था। हर तरफ खुशी और हलचल थी, मगर ज़रनिश के मिज़ाज में ये शोर हमेशा से अजनबियत पैदा करता था। वो हजूम से बचने के लिए खामोशी से अपना कैमरा सँभाले हवेली के पिछले हिस्से की तरफ आ गई, जहाँ सुकून था और मंज़र कहीं ज़्यादा पुरकशिश। वो एक बुलंद बालकोनी में आकर रुक गई। वहाँ से पूरा गाँव अपनी असल सूरत में नज़र आ रहा था। कच्चे-पक्के मकान, दूर तक फैले खेत और वक़्त की धूल में लिपटी कदीम हवेली की दीवारें। नीचे सेहन में मर्दों की महफ़िल जमी हुई थी। गाँव के मोतबर लोग बड़े-बड़े सोफ़ों पर बैठे हुक्के के कश लगा रहे थे और किसी संजीदा मामले पर गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। ज़रनिश ने आहिस्ता से अपना कैमरा ऑन किया, लेंस को घुमाया और मुख्तलिफ ज़ावियों से मंज़र को कैद करने लगी। इसी दौरान उसकी नज़र एक ख़ास सिमत पर जा ठहरी। सरोवर के दरख्त के साए तले एक ऊंची कुर्सी पर सरदार तैमूर खान बैठा था। आज उसका हुलिया मजीद बागबागार था। गहरे सुरमई रंग का लट्ठा, कंधों पर शान से डाली हुई कश्मीरी शाल और चेहरे पर वही बेलचक संजीदगी। उसके गिर्द चंद अफराद मुअद्दब अंदाज में खड़े थे, जैसे हर लफ्ज के मुंतजिर हों। वो खामोशी से किसी की बात सुन रहा था, मगर उसकी खामोशी भी कम हुक्म का वजन ज्यादा था। सरनिश ने बेख्तियार खुद कलामी की। कितना अजीब इंसान है, जैसे मुस्कुराना उसके लिए जुर्म हो। और अगले ही लम्हे उसने क्लिक की हल्की सी आवाज के साथ इस मंजर को अपने कैमरे में महफूज कर लिया। शायद उस मामूली सी आवाज ने या फिर किसी अनजाने हिस्स ने तैमूर को मतवज्जा कर दिया था। उसने अचानक सर उठाया और सीधा बालकोनी की तरफ देखा। सरनिश के हाथ कांप गए। उसने फौरन कैमरा नीचे किया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन गहरी निगाहों ने उसे पहचान लिया था। तैमूर ने अपने करीब खड़े एक आदमी को हल्का सा इशारा किया और आहिस्तगी से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। सरनिश के दिल में एक लम्हे को ख्याल आया कि फौरन यहाँ से निकल जाए, मगर जैसे ही वो मुड़ने लगी, सामने मारिया का छोटा भाई खड़ा था। "सरनिश बाजी, सरदार साहब ने आपको नीचे बुलाया है," उसने निहायत अदब से कहा। सरनिश का दिल जैसे एक धड़कन के लिए रुक गया हो। "मुझे? क्यों?" उसकी आवाज में उलझन साफ महसूस हो रही थी। "पता नहीं बाजी, मगर वो कुछ नाराज लग रहे हैं," लड़के ने संजीदगी से जवाब दिया और रास्ता दिखाने के लिए आगे बढ़ गया। सरनिश ने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। "कोई बात नहीं, डरने की क्या जरूरत है?" उसने दिल ही दिल में खुद को हौसला दिया और दुपट्टा दुरुस्त करती हुई उसके पीछे चल पड़ी। कुछ फासले पर पहुंचकर लड़का वापस लौट गया और सरनिश अकेली हवेली के बैरूने लॉन में आ गई। वहां सफेद गुलाबों की कतार के पास तैमूर सरदार खान तन्हा खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो करीब पहुंचे, उसे अंदाजा हुआ कि उसका कद उसके ख्याल से भी ज्यादा बुलंद और शख्सियत कहीं ज्यादा दबाव डालने वाली है। तैमूर ने उसे देखते ही बगैर किसी तमहीद के कहा,
शहर से आने वालों को ये नहीं सिखाया जाता कि किसी की इजाज़त के बगैर तस्वीर लेना बदतहज़ीबी है। उसकी आवाज़ भारी, संजीदा और किसी हद तक हुक्म देने वाली थी। सरनिश ने एक लम्हे को घबराहट महसूस की, मगर फ़ौरन खुद को सँभालते हुए थोड़ी ज़रा ऊपर उठाई। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और एक फ़ोटोग्राफ़र के लिए हर मंज़र अहम होता है, जो उसे खूबसूरत लगे। बात तो वो कह गई, मगर अगले ही लम्हे उससे अपनी जसारत पर खुद हैरत होने लगी। तैमूर एक कदम उसकी तरफ बढ़ा। उसके कुरपत में एक ऐसा रौब था कि ज़रनिश बेख्तियार एक कदम पीछे हट गई। खूबसूरत, उसने धीमे मगर गहरे लहजे में कहा। शाहपुर में क्या कीमती है और क्या नहीं, उसका फैसला कानून नहीं सरदार करता है, और मैं अपनी तस्वीरों का सौदा नहीं होने देता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो उसकी बातों का वजन तोल रहा हो। सरनिश ने हिम्मत न हारी, फौरन जवाब दिया। मैं कोई सौदा नहीं कर रही सरदार साहब, मैं तो सिर्फ इस जगह की खूबसूरती को महफूज कर रही हूँ, और आप भी इसी खूबसूरती का हिस्सा हैं। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। तैमूर ने उसे गौर से देखा, जैसे पहली बार किसी ने उसके सामने इस अंदाज में बात करने की जुर्रत की हो। आमतौर पर तो लोग उसकी निगाह से ही नजरें चुरा लेते थे, मगर ये लड़की उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। चंद लम्हों बाद उसने संजीदगी से कहा, कैमरा दिखाए? हरगिज नहीं, ये मेरी साथी चीज है। सरनिश ने फौरन कैमरा अपने पीछे कर लिया। तैमूर के लबों पर एक मध्यम सी जुम्बिश आई, जैसे वो बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोक रहा हो। मैं उसे छीन नहीं रहा, उसने निस्बतन नर्म लहजे में कहा। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि आपकी नज़र ने मुझे किस ज़ाविये में कैद किया। सरनिश ने हल्की सी हिचकिचाहट के साथ कैमरा उसकी तरफ बढ़ाया। तैमूर ने बगैर उछलत के कैमरा थामा। एक लम्हे को दोनों की उंगलियां एक दूसरे से छुईं, और जर्निश के वजूद में जैसे एक अनजान सी लर्जिश दौड़ गई। उसने नजरें झुका ली, मगर दिल की धड़कन बेतरतीब हो चुकी थी। तैमूर ने स्क्रीन पर नजर डाली। तस्वीर में उसकी अपनी ही झलक थी, मगर एक मुख्तलिफ अंदाज में। चेहरे की सख्ती के पीछे कहीं एक दबी हुई थकन, एक अनकही उदासी झलक रही थी। वो चंद लम्हे खामोशी से तस्वीर को देखता रहा, जैसे खुद को पहली बार किसी और जाविये से देख रहा हो। लेंस तो अच्छा है आपका, उसने धीमे मगर पुर इसरार लहजे में कहा, मगर चेहरों को पढ़ने में अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। सरनिश ने कदरे उलझन से कहा, क्या मतलब? तैमूर ने उसकी आंखों में बराह रास्त देखा। उसकी निगाह में अजीब सी गहराई थी। मतलब ये कि हर तस्वीर हकीकत की मुख्तलिफ अक्कासी नहीं करती। बाज़ औक़ात आँख जो देखती है, वो सिर्फ़ सतह होती है, गहराई नहीं। फिर उसने हल्का-सा वक़्फ़ा लिया और कैमरा वापस करते हुए बोला, ख़ैर, आप मारिया की मेहमान हैं, इसलिए इस पर दरगुज़र किया जा सकता है, मगर आइंदा मुहतात रहिएगा। शाहपुर की मिट्टी जितनी ज़रख़ेज़ है, उतनी ही सख्त भी है। ये कहकर वो मुड़ा और अपने मख़सूस वक़ार के साथ वहाँ से चला गया, जबकि ज़रनिश वहीं साकित खड़ी रह गई। उसके ज़हन में उसकी बातें गूंज रही थीं, और दिल एक अजीब कशमकश का शिकार था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस शख्स की बातों पर खफ़ा हो या उसकी पुरस्रार शख्सियत के सहर में खो जाए। उस रात जरनिश को नींद न आ सकी। जैसे ही वो आंखें बंद करती, तैमूर की गहरी आवाज़ उसके कानों में गूंजती, आइंदा से मोहतात रहिएगा। अगले चंद दिन शाहपुर में मसरूफियत के थे। शादी की तकरीबात अपने पूरे रंग में थी। हर दिन एक नई रस्म, एक नया शोर, एक नई खुशी लेकर आता था। जरनिश ने खुद को अपने काम में मशगूल रखने की भरपूर कोशिश की, मगर उसके अंदर कहीं न कहीं एक खला था। उसकी नज़रें हर हजूम में बेख्तियार किसी एक चेहरे को तलाश करती थी, जैसे वो खुद भी उस बेचैनी की वजह से समझने से कासिर हो। तीसरे दिन की सुबह जब फिजा में हल्की सी ठंडक बाकी थी, सरनिश ने फैसला किया कि वो गांव के करीब बहते दरिया का मंजर अपने कैमरे में कैद करेगी। मारिया किसी काम में मसरूफ थी, इसीलिए जरनिश अकेली ही अपना बैग उठाकर निकल पड़ी। दरिया के किनारे पहुंचकर उसे यूं महसूस हुआ जैसे वक्त सुस्त पड़ गया हो। पानी की सतह पर सूरज की किरणें चांदी की तरह चमक रही थी, और हवा में एक खामोशी सी ताजगी थी। वो एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गई, ताकि ऊपर से बहते पानी का खूबसूरत जाविया हासिल कर सके। वो मुकम्मल तौर पर अपने कैमरे के लेंस में खोई हुई थी कि अचानक उसका पाँव फिसला। गीली काई ने उसका तवाज़ुन छीन लिया। आह! उसके हांट होठों से बेख्तियार चीख निकली।
अगले ही लम्हे उसके गिरने से पहले एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई को थाम लिया। सरनिश ने खौफ से आंखें बंद कर ली, मगर जब उसे महसूस हुआ कि वो गहरे पानी में नहीं गिरी, बल्कि किसी मजबूत सहारे से लगी हुई है, तो उसने आहिस्ता से आंखें खोली। सामने वही मानोस गहरी आंखें थी। तैमूर खान ने एक हाथ से उसे थाम रखा था और दूसरे हाथ से उसे अपनी तरफ खींच लिया। अचानक तवाज़ुन बिगड़ने से जरनिश सीधी उसके सीने से आ लगी। उसकी गिरफ्त मजबूत थी, इतने कि जरनिश को अपने बाजू में दर्द सा महसूस हुआ, मगर उस गिरफ्त में एक तहफ़्फ़ुज़ भी था। आपको अपनी जान की कोई परवाह नहीं। तैमूर की आवाज़ में सख्ती के साथ एक छुपी हुई फिक्र भी शामिल थी। जरनिश का सांस तेज चल रहा था। मैं तो बस तस्वीर ले रही थी। तैमूर ने उसे आहिस्तगी से खुद से अलग किया और उसका बाजू छोड़ दिया, मगर उसकी आंखों की संजीदगी जूं की त्यों थी। ये दरिया जितना पुरसकून दिखाई देता है, उतना ही खतरनाक है, वो धीरे से बोला। और यहाँ के पत्थर भी कभी कभी इंसान को धोखा दे जाते हैं। वो एक कदम पीछे हटा, जैसे फासले की हद कायम कर रहा हो। सरनिश ने खुद को संभाला, अपने बाल दुरुस्त किए और कपड़ों की शिकनें ठीक की। उसका दिल अभी तक तेजी से धड़क रहा था, मगर उसने खुद को काबू में करते हुए कहा, शुक्रिया, आप वाकई हर बार सही वक्त पर आ जाते। क्या आप मेरा पीछा कर रहे थे? सरनिश ने अपनी घबराहट को हल्की सी शोखी में छुपाते हुए पूछा। तैमूर के लबों पर एक मध्यम कदरे तल्ख मुस्कुराहट उभरी। ये जमीन मेरी है मिस सरनिश। यहाँ की हवा भी मुझे खबर दे देती है कि कौन कहाँ मौजूद है, और आप जैसी बेहतियात लड़की पर नजर रखने के लिए मुझे किसी खास कोशिश की जरूरत नहीं करनी पड़ती। उसके लहजे की संजीदगी सरनिश को चुप गई। उसने जरा सा तेवर बदलते हुए कहा, आप हर बात इतने रौब से क्यों करते हैं? क्या कभी आम लोगों की तरह सादा अंदाज में बात करना मुमकिन नहीं है आपके लिए? तैमूर ने एक गहरी सांस ली, जैसे किसी पुराने बोझ को महसूस कर रहा हो। जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूँ, वहाँ नरमी कमजोरी बन जाती है। सरदार अगर नरम पड़ जाए तो लोग उसे तोड़ देते हैं। ये कहकर वो 2 कदम आगे बढ़ा और दरिया के बिल्कुल किनारे पर जा खड़ा हुआ। सरनिश भी खामोशी से उसके पीछे आ गई। उसकी नजरें अब भी उसी पर मरकूज थीं। चंद लम्हे बाद उसने धीरे से कहा, लेकिन आपके अंदर एक और इंसान भी है, जिसे मैंने इस तस्वीर में देखा था। एक ऐसा इंसान जो शायद तन्हा है और थक चुका है। तैमूर अचानक मुड़ा। उसका चेहरा अब उस कदर करीब था कि जरनिश को अपनी सांसें बेतरतीब महसूस होने लगी। शहर की लड़कियां कहानियों में बहुत खोई हुई रहती हैं, उसने धीमे मगर वाजिया लहजे में कहा। हकीकत उससे मुख्तलिफ होती है। मेरी जिंदगी में सिर्फ जिम्मेदारियां हैं, जज्बात के लिए कोई जगह नहीं। सरनिश ने एक लम्हे को हिचकिचाहट महसूस की, मगर फिर खुद को संभाल कर बोली, जज्बात इंसान की मर्जी से नहीं आते सरदार साहब, वो खुद ब खुद दिल में जगह बना लेते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अपने काबू में ले लेते हैं। तैमूर की नजरें उसके चेहरे पर ठहर गई। उसके गालों पर उभरती हल्की सी सुर्खी और आंखों की सच्चाई ने एक लम्हे के लिए फिजा को साकित कर दिया। इर्द गिर्द सिर्फ दरिया के बहते पानी की आवाज थी। इस लम्हे तैमूर को यूं महसूस हुआ जैसे उसके अंदर की सख्ती में कहीं दरार पड़ रही हो। सरनिश की बातें, उसका बेबाक अंदाज और उसकी मासूम सच्चाई, सब कुछ उसे एक अनजान कैफियत में जकड़ रहा था। मगर अगले ही लम्हे उसने खुद को संभाला और लहजा सख्त करते हुए बोला, ये सब यहाँ मायने खेस नहीं रखता। आप अपना काम मुकम्मल करें और वापस हवेली चली जाए। शाम को पंचायत है और मैं नहीं चाहता कि कोई मेहमान अकेला यहाँ घूमता रहे। ये कहकर वो तेजी से मुड़ा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। एक फुर्ती से उस पर सवार हुआ और एड़ लगाते हुए ही गर्द उड़ाता हुआ दूर निकल गया। सरनिश देर तक उसे जाते हुए देखती रही। उसे साफ महसूस हो रहा था कि तैमूर जितना फासला बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, वो इतनी ही शिद्दत से उसके शहर में बनती चली जा रही थी। उसने अपना हाथ दिल पर रखा, जहाँ धड़कन अब दरिया की लहरों से भी ज्यादा बेचैन हो रही थी। आप गलत कहते हैं सरदार साहब, जज्बात तो आ चुके हैं। उसने आहिस्ता से खुद कलामी की। शाहपुर की शामें शहर की शामों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सूरज ढलते ही फिजा में एक पुर इसरार सी खामोशी खुल जाती और मिट्टी की खुशबू हर सांस में उतरने लगती। हवेली में मेहंदी की तकरीब की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी, मगर सरनिश का दिल इस हंगामे में नहीं लग रहा था।
اس کے ذہن میں بار بار دریا کے کنارے کے وہ لمحے تازہ ہو رہے تھے، اور تیمور کی گہری تھکی ہوئی آنکھیں اس کے خیالوں میں بار بار ابھر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے حویلی کے پچھلے حصے میں واقع قدیم باغ کی طرف نکل آئی۔ وہاں مالٹے اور کنوں کے درخت قطار در قطار کھڑے تھے، اور چاندنی پتوں سے چھن کر زمین پر ہلکی سی روشنی بکھیر رہی تھی۔ سرنش ایک پرانے لکڑی کے بینچ پر بیٹھ کر اور اپنے کیمرے کو محفوظ تصاویر دیکھنے لگی۔ اچانک اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ عام ملازم کے قدم نہیں تھے، ان میں ایک خاص وقار اور ٹھہراؤ تھا۔ اس نے سر اٹھایا۔ سامنے تیمور خان کھڑا تھا۔ آج اس نے سادہ سیاہ کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا، اور ہاتھ میں تسبیح کے دانے آہستگی سے گھما رہا تھا۔ سردار صاحب، آپ یہاں؟ سرنش بے اختیار کھڑی ہوگی۔ یہ جگہ مجھے پسند ہے، تیمور نے آہستگی سے کہا۔ جب لوگوں کے مسائل اور فیصلے ذہن پر بوجھ بننے لگتے ہیں تو میں یہاں آ کر کچھ سکون تلاش کرتا ہوں۔ وہ بینچ کے ایک کونے پر بیٹھ گیا۔ سرنش بھی کچھ فاصلے پر دوبارہ بیٹھ گئی، مگر اس کی نگاہیں اب بھی اسی پر تھیں۔ تو آج بھی کوئی بوجھ ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ تیمور نے کچھ لمحے خاموش رہ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ آج ایک باپ کے حق میں فیصلہ کیا۔ اس کے اپنے بیٹوں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ میں نے انہیں سزا دی، ایسی سزا تو شاید قانون میں نہ لکھی ہو، مگر انسانیت کے اصولوں کے مطابق ضروری تھی۔ مگر اس کے باوجود دل کو سکون نہیں ملا۔ سرنش نے اسے گہری نظر سے دیکھا، جیسے اس کے اندر چھپی کیفیت کو محسوس کر رہی ہو۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں تیمور خان۔ آپ کی سختی صرف ایک پردہ ہے، حقیقت میں آپ کا دل بہت نرم ہے۔ تیمور نے ہلکی سی کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ نرمی یہاں بقا کے خلاف ہے مس سرنش۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کا سردار نرم ہے تو وہ اسے جینے نہیں دیں گے۔ یہاں زندہ رہنے کے لیے پتھر بننا پڑتا ہے، سرنش نے آہستہ سے کہا۔ مگر پتھر کبھی نہیں روتے، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی آنکھیں کبھی کبھی روتی ہیں۔ تیمور کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس نے پہلی بار پوری توجہ سے سرنش کو دیکھا۔ چاندنی میں اس کا چہرہ کسی نرم خواب کی طرح لگ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی مخلصی تھی۔ آپ شہر کی لڑکیاں اتنی باتیں کہاں سے سیکھتی ہیں؟ تیمور نے رخ موڑتے ہوئے پوچھا، مگر اس کے لہجے میں اب سختی نہیں رہی تھی۔ سرنش نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہم سیکھتی نہیں، محسوس کرتی ہیں۔ پھر اس نے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور ایک چاکلیٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ یہ لیجیے، یہ آپ کا موڈ بہتر کر دے گا۔ تیمور نے حیرانی سے اس چھوٹی سی چیز کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ سرنش ہر پڑی۔ چاکلیٹ ہے سردار صاحب، کبھی کھائی ہیں یا صرف دشمنوں سے ہی نمٹتے رہتے ہیں؟ تیمور کے لبوں پر ایک بھرپور اور بے ساختہ مسکراہٹ ابھری۔ یہ پہلا موقع تھا جب سرنش نے اسے اس طرح کھل کر مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس مسکراہٹ نے اس کے چہرے کی ساری سختی کو جیسے مٹی میں ملا دیا ہو، اور اس کے وجود میں چھپی ایک نرم روشنی کو ظاہر کر دیا تھا۔ اس نے آہستگی سے جھجک کے ساتھ چاکلیٹ تھامی اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا توڑ کر چکھا۔ کڑوی ہے، اس نے سادہ انداز میں تبصرہ کیا۔ سرنش کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ یہ ڈارک چاکلیٹ ہے، تھوڑی کڑوی ضرور ہوتی ہے مگر دل کے لیے اچھی ہوتی ہے، بالکل آپ کی طرح۔ بات کہتے ہی وہ خود چونک گئی اور نظریں جھکا لیں۔ اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی ابھر آئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے باغ میں خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی بوجھل نہیں تھی۔ اس میں ایک نرمی، ایک انجانی سی قربت تھی، جیسے دو دلوں کے درمیان کوئی اندیکھی ڈور بن رہی ہو۔ کچھ دیر بعد تیمور نے آہستگی سے کہا، کل میں شہر جا رہا ہوں، کچھ ضروری کام ہے۔ اگر آپ کو کچھ چاہیے ہو تو بتا دیجیے گا۔ سرنش نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی نمی تھی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ الفاظ سن کر تیمور کے اندر جیسے کوئی بھولا ہوا احساس جاگ آیا۔ اپنا خیال، اس نے دھیرے سے دہرایا۔ کافی عرصے بعد کسی نے یہ الفاظ میرے لیے کہے تھے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی نرمی آ گئی تھی۔ پھر وہ یکدم سنبھلا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ رات کافی ہو چکی تھی، آپ کو اندر چلے جانا چاہیے، یہاں مچھر بھی بہت ہیں اور یادیں بھی۔ سرنش نے چونک کر پوچھا، یادیں؟ کس کی؟ مگر تیمور نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے بس ایک گہری نظر اس پر ڈالی، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر کہہ نہ پا رہا ہو، اور پھر خاموشی سے مڑ کر اندھیرے میں گم ہو گیا۔ سرنش دیر تک وہیں کھڑی رہی،
اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جنم لے رہا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے اس نے تیمور کے مضبوط قلعے میں پہلی درار ڈال دی ہو۔ وہ اب صرف ایک روبدار سردار نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا انسان بن کر اس کے سامنے آیا تھا جو اندر سے تنہا اور کسی اپنے کی تلاش میں تھا۔ تیمور کے شہر جانے کے بعد حویلی کی رونقیں بھی زرنش کے لیے بے معنی سی ہوگی۔ وہ سارا دن یا تو اپنے کیمرے میں محفوظ تصویریں دیکھتی رہتی یا پھر اسی باغ کے بینچ پر جا بیٹھتی جہاں ان کی آخری ملاقات ہوئی تھی۔ ماریا اکثر اسے غور سے دیکھتی اور مسکرا دیتی، مگر زرنش ہر بار بات کو ٹال دیتی۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف بھی جگہ بنانے لگا، جیسے کسی آنے والے طوفان کی ہلکی سی آہٹ ہو۔ تیسرے دن کی شام جب سورج دھیرے دھیرے افق کے پیچھے چھپ رہا تھا، گاؤں میں ایک ہولناک خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ سردار تیمور خان کی گاڑی پر شہر سے واپسی کے دوران حملہ ہوا ہے۔ جیسے ہی یہ خبر حویلی تک پہنچی، سرنش کے ہاتھ سے چائے کا کپ پھسل کر زمین پر گر گیا اور ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کا چہرہ یکدم سفید پڑ گیا اور لبوں سے بے اختیار ایک ہی نام نکلا: تیمور۔ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے وہ جلدی سے چادر اوڑھ کر حویلی کے دروازے کی طرف بھاگی۔ باہر پہلے ہی لوگوں کا ہجوم جمع ہو چکا تھا۔ فضا میں خوف اور بے چینی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اسی دوران ایک ویگو گاڑی اندر لائی گئی تھی جس کا سامنے والا شیشہ گولیوں سے چھلنی تھا۔ یہ منظر دیکھ کر سرنش کا دل جیسے ڈوبنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ان لوگوں پر پڑی جو تیمور کو سہارا دے کر اندر لا رہے تھے۔ اس کا بازو خون سے تر تھا اور سفید کرتے پر سرخ دھبے پڑ چکے تھے۔ راستہ دے، ہٹ جائیں سب! تیمور کے وفادار ملازم بخشو کی بلند آواز گونجی۔ ہجوم خود بخود ایک طرف ہٹ گیا۔ اسی لمحے تیمور کی نظر سرنش پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں خوف، بے بسی اور آنسو ایک ساتھ جمع تھے۔ تیمور نے شدید تکلیف کے باوجود ہلکا سا سر ہلا کر جیسے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، مگر سرنش کی حالت ایسی تھی کہ وہ خود بخود سنبھالنے کے قریب بھی نہیں تھی۔ تیمور کو فوراً اس کے کمرے میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر کو بلا لیا گیا جس نے فوری طور پر گولی نکال دی۔ خوش قسمتی سے گولی صرف بازو کو چھو کر گزری تھی، مگر خون کافی بہہ چکا تھا اور اس کی کمزوری واضح تھی۔ سرنش دروازے کے باہر کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بے چینی کی نئی حد کو چھو رہا تھا۔ رات کے آخری پہر، حویلی پر ایک گہری خاموشی چھا چکی تھی۔ باہر پہرے دار مستعد کھڑے تھے اور اندر ہر طرف سکون کا عالم تھا۔ اسی سناٹے میں سرنش دبے قدموں تیمور کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کے دل کی دھڑکن معمول سے کہیں زیادہ تیز تھی، جیسے ہر قدم کے ساتھ کوئی انجانا خوف بھی اس کے ساتھ چل رہا ہو۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ تیمور بستر پر نیم بے ہوشی کی حالت میں لیٹا تھا، آنکھیں بند، سانسیں بوجھل اور ماتھے پر پسینے کی ہلکی تہ جمی ہوئی تھی۔ سرنش آہستگی سے اس کے قریب آئے۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ اس نے میز پر رکھا رومال اٹھایا، پانی میں بھگویا اور نہایت نرمی سے اس کا ماتھا صاف کرنے لگی، جیسے اس چھوٹی سی خدمت میں وہ اپنی ساری بے چینی سمیٹ دینا چاہتی ہو۔ اچانک تیمور کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس نے زرنش کی کلائی تھام لی۔ سرنش چونک کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر اسی لمحے تیمور نے آہستہ سی آنکھیں کھول دی۔ ان آنکھوں میں اب وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ کی پہچان رہی تھی، بلکہ ایک گہری تھکن اور بے بسی تھی جو سیدھی دل تک اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس کی آواز مدھم اور کمزور تھی۔ سرنش کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ مرنے چلے تھے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے میرا کیا حال ہوا تھا؟ آپ کہتے تھے آپ سردار ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، پھر یہ سب کیا تھا؟ وہ روتے ہوئے اسے جیسے ڈانٹ رہی تھی، مگر اس ڈانٹ میں خوف بھی تھا اور محبت بھی۔ تیمور خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ سرنش کے آنسو اس کے ہاتھ پر گرے تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے یہ محض آنسو نہیں بلکہ کوئی گرم روشنی ہے جو اس کے اندر کے زخموں کو دھیرے دھیرے بھر رہی ہو۔ یہ سرداری کی قیمت ہے زرنش، اس نے آہستہ سے کہا۔ میرے دشمن بہت ہیں، مگر آج پہلی بار مجھے یہ خیال آیا کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو تمہاری یہ باتیں ادھوری رہ جاتی۔ سرنش مزید خود کو نہ روک سکی۔ اس نے اپنا سر بستر کے کنارے پر رکھ دیا اور بے آواز رونے لگی۔ تیمور نے مشکل سے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا اور ہچکچاتے ہوئے اس کے سر پر رکھ دیا۔ اس کا لمس نرم تھا، محتاط، جیسے وہ اس لمحے کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتا ہو۔ مت روئیں، اس نے دھیرے سے کہا، میں کہیں نہیں جا رہا، اب تو جینے کی ایک وجہ بھی مل گئی ہے۔
सरनिश ने आहिस्ता से सर उठाया और उसकी आंखों में देखा। वहां सिर्फ हमदर्दी नहीं थी, वहां एक खामोश एतराफ था, एक ऐसा एहसास जिसे अल्फाज की जरूरत नहीं होती। तैमूर के लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट आई। आपने कहा था ना, जज्बात बिन बुलाए मेहमान होते हैं। आज वो मेहमान मेरे दिल के मालिक बन चुके हैं। सरनिश की पलकें झुक गईं, उसके चेहरे पर हल्की सी सुर्खी फैल गई। उसने नजरें चुरा ली मगर दिल की कैफियत छुप न सकी। उस रात शाहपुर की फिजा बदल गई थी। खौफ, बेचैनी और अंदेशों की जगह एक ऐसी खामोश मोहब्बत ने ले ली थी जो हर खतरे से ज्यादा मजबूत और हर फासले से ज्यादा करीब थी। तैमूर खान के जख्म अभी ताज़ा थे, मगर उसके हौसले में कोई दरार न आई थी। हमले को सिर्फ एक हफ्ता गुजरा था कि गांव में एक अहम पंचायत बुला ली गई थी। ये कोई मामूली जरगा नहीं था, बल्कि एक मजलूम बेवा के हक का सवाल था, जिसकी जमीन पर गांव के बासर शख्स चौधरी हाकिम अली ने जायज कब्जा कर रखा था। मारिया ने सरनिश को मना किया कि वो इस कशीदा माहौल का हिस्सा न बने, मगर सरनिश का दिल मानने को तैयार न था। वो देखना चाहती थी कि जिस शख्स ने उसके दिल पर हुक्मरानी कायम कर ली है, वह इंसाफ की मसनद पर कैसा दिखाई देता है। चुनाचा वो हवेली के बलाई खिड़की के पीछे जा बैठी, जहां से सारा मंजर साफ दिखाई दे रहा था। दरख्त साए तले बिछे तख्त पर तैमूर खान आकर बैठा। उसका एक बाजू अब भी पट्टी में जकड़ा हुआ था, मगर उसकी आंखों की चमक और लहजे की घन गरज में कोई कमी न आई थी। एक तरफ चौधरी हाकिम अली अपने आदमियों के साथ तकब्बुर से बैठा था, जबकि दूसरी जानिब जन्नत बीबी अपने कमसिन पोते का हाथ थामे लरसती खड़ी थी। सरदार साहब, ये जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है। मुझसे जबरदस्ती अंगूठा लगवाया गया है। खुदा के लिए हमें हमारा हक वापस दिलवा दे। जन्नत बीबी की आवाज आंसुओं में भीग रही थी। चौधरी हाकिम अली फौरन बोल उठा, ये सरासर झूठ है। मैंने पूरी रकम अदा की है, कागजात गवाह हैं। और आप तो जानते हैं, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। महफिल पर एक बोझ खामोशी छा गई थी। सबको मालूम था कि चौधरी तैमूर का करीबी समझा जाता है और उसके खिलाफ फैसला देना आसान न होगा। तैमूर ने खामोशी से कागजात का जायजा लिया, फिर अपनी गहरी नजर चौधरी पर जमा दी। तुम कहते हो कीमत अदा की गई है, कोई गैर जानिबदार गवाह है? चौधरी ने अपने आदमियों की तरफ इशारा किया। ये दोनों मौजूद हैं गवाही के लिए। तैमूर आहिस्ता से उठा और जन्नत बीबी के करीब जाकर खड़ा हो गया। उसने मोहब्बत से बच्चे के सरदार पर हाथ रखा, फिर संजीदगी से बोला, बीबी, क्या आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कह सकती हैं कि आपने कोई रकम वसूल नहीं की? जन्नत बीबी की आवाज काम गई। सरदार, मौत सर पर खड़ी है, झूठ बोलकर क्या हासिल होगा? यह सुनकर तैमूर वापस अपनी जगह बैठा। उसके चेहरे पर गुस्से की सुर्खी नुमाया हो चुकी थी। चौधरी हाकिम, उसकी आवाज अब सर्द मगर काटदार थी, ये कागजात बज़ाहिर दुरुस्त हो सकते हैं, मगर मेरे नज़दीक असल सच नीयत में छुपा होता है। और इस बच्चे की आंखों में जो खौफ है, वो तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ी गवाही है। चौधरी कुछ कहना चाहता था, मगर तैमूर ने उसे मौका न दिया। फैसला ये है कि जमीन फौरन वापस की जाए, उसके साथ गुज़िश्ता 2 साल की आमदनी भी बतौर जुर्माना अदा की जाए, और अगर आइंदा किसी कमज़ोर पर हाथ डालने की कोशिश की, तो याद रखना, इस धरती पर तुम्हारे लिए जगह बाकी नहीं रहेगी। उसके अल्फाज के साथ ही उसने मेज़ पर हाथ मारा और फैसला पत्थर की लकीर बन गया। चौधरी तिलमिला उठा। आप एक मामूली औरत के लिए अपने पुराने साथी को नाराज कर रहे हैं? तैमूर की आंखों में सख्ती उतर आई। जो वफादारी के नाम पर जुल्म करे, वो मेरा साथी नहीं हो सकता। पंचायत बर्खास्त हो गई। ऊपर खिड़की के पीछे खड़ी सरनिश के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट भर आई। आज उसने तैमूर को एक नए रूप में देखा था, एक ऐसा रूप जो खौफ नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ देता था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि तैमूर की सख्ती दरअसल एक ढाल है, जो वो कमजोरियों की हिफाजत के लिए ओढ़े हुए हैं। शाम ढले जब तैमूर हवेली लौटा, तो सरनिश पहले ही राहदारी में उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर तैमूर के कदम थम गए। आज भी कैमरा साथ नहीं लाई? उसने हल्की सी थकन भरी मुस्कुराहट के साथ पूछा। सरनिश ने उसकी आंखों में देखते हुए नरम लहजे में कहा, आज की तस्वीर मैंने अपने दिल में महफूज कर ली है। वो एक लम्हे को रुकी, फिर धीरे से बोली, तैमूर खान, आप सिर्फ एक सरदार नहीं हैं, आप इंसाफ की वो दीवार हैं जिसके साए में कमजोर खुद को महफूज समझते हैं। आप बहुत बड़े इंसान हैं।
सरनिश की आवाज़ में फ़ख्र की चमक थी, जैसे वो दिल की गहराइयों से कोई सच बयान कर रही हो। तैमूर ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, जैसे उस जुमले का वज़न अपने अंदर महसूस कर रहा हो। फिर आहिस्ता से उसके करीब आकर खड़ा हो गया। लोग मुझे सालिम कहते हैं, और तुम मुझे फरिश्ता बना रही हो? उसने उसकी आंखों में झांकते हुए धीमी मगर गहरी आवाज़ में कहा। सरनिश ने बेख्तियार सर हिलाया। इंसाफ करने वाला कभी जालिम नहीं होता, और जो कमज़ोरों का सहारा बने, वो मेरे नज़दीक किसी फरिश्ते से कम नहीं। तैमूर के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, मगर उसकी आंखों में एक संजीदा सी रोशनी झलक रही थी। अगर तुम्हारी ये बातें मेरे साथ रहीं, तो शायद मैं इस मुश्किल रास्ते पर कभी ना थकूं। ये कहते हुए उसने पहली बार किसी की परवाह किए बगैर सरनिश का हाथ थाम लिया। उसके लम्स में एक अजीब सा यकीन था, जैसे वो खुद को भी यकीन दिला रहा हो कि अब वो अकेला नहीं रहा। सरनिश ने उसकी तरफ देखा, तो उसकी आंखें चमक रही थीं। इस लम्हे उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि शहर की मस्नूई चमक-दमक इस सच्चाई के सामने कुछ भी नहीं, जो इस सादा मगर मजबूत इंसान के वजूद में बसी हुई है। पंचायत के फैसले के बाद पूरे गांव में तैमूर खान के इंसाफ के चर्चे थे, मगर खुद तैमूर के दिल में एक अनजान सी बेचैनी जाग उठी थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जरनिश की मौजूदगी उसके लिए कितनी अहम हो चुकी है, और अब उसके जाने का वक्त करीब आ रहा है। मारिया के भाई की शादी की तकरीबात खत्म हो चुकी थी, और शहर से जरनिश के घर वालों के फोन मुसलसल आ रहे थे। तैमूर के लिए ख्याल ही बेचैन करने वाला था कि शाहपुर की वही जमीन जिस पर वो बरसों से हुक्मरानी कर रहा था, अब उसके बगैर सुनसान और वीरान महसूस होगी। अगली शाम जब आसमान पर ढलते सूरज की सुर्खी बिखर रही थी, तैमूर ने सरनिश को हवेली की सबसे ऊंची छत पर बुलाया। वहां से पूरा गांव और दूर बहता दरिया एक ख्वाब सा मंजर पेश कर रहे थे। सरनी जब वहां पहुंची तो हैरान रह गई। ना कोई मुलाजिम, ना कोई पहरेदार, सिर्फ तैमूर खान जो खामोशी से उफक को देख रहा था। आपने बुलाया था सरदार साहब? वो आहिस्ता से उसके करीब आए। तैमूर ने मुड़कर उसे देखा। उसकी नजरें चंद लम्हों के लिए जरनिश के चेहरे पर ठहर गई, जैसे वो उस मंजर को अपने अंदर महफूज कर लेना चाहता हो। मारिया कह रही थी तुम कल वापस जा रही हो? उसने संजीदगी से पूछा। जरनिश ने हल्का सा सिर झुका लिया। जी, मामा और बाबा बहुत याद कर रहे हैं, और वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ एक हफ्ते के लिए आई थी, मगर अब 15 दिन गुजर चुके हैं। तैमूर कुछ देर खामोश रहा। इस खामोशी में बहुत कुछ छुपा था। फिर वो आहिस्ता से उसके करीब आया। हवा के हल्के झोंके ने जरनिश की जुल्फों को छेड़ा तो तैमूर का हाथ बेख्तियार उठा, और उसने नरमी से एक लट उसके कान के पीछे कर दी। इस मामूली से लम्स ने सरनिश के दिल की धड़कनें तेज कर दी। सरनिश अफजाल, उसकी आवाज में एक अनोखा वकार और नरमी साथ साथ थी। मैंने हमेशा हुक्म देना सीखा है, मांगना नहीं। मैंने जमीनों के फैसले किए हैं, लोगों के झगड़े सुलझाए हैं, मगर आज पहली बार खुद को बेबस महसूस कर रहा हूँ। सरनिश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये वो तैमूर नहीं था जिसे वो जानती थी। ये उसका एक नया, सच्चा और बेनकाब रूप था। मुझे नहीं मालूम शहर की जिंदगी कैसी होती है, और ना ये कि तुम किन आसाइशों की आदी हो। तैमूर ने गहरा सांस लिया। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि शाहपुर की ये मिट्टी और इसका ये सरदार तुम्हारे बगैर अधूरे रह जाएंगे। उसने आहिस्ता से जरनिश के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। उसकी गिरफ्त मजबूत थी, मगर उसमें एक अजीब सी लर्जिश भी थी। क्या तुम इस सख्त जमीन पर मेरे साथ रहना पसंद करोगी? क्या तुम इस हवेली की रौनक बनोगी, जो तुमसे पहले सिर्फ एक सुनसान इमारत थी? वो एक लम्हे को रुका, जैसे अल्फाज को हिम्मत दे रहा हो। फिर उसने पूरी सच्चाई से कहा, जरनिश, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसकी आंखों में पहली बार हुक्म नहीं बल्कि इल्तिजा थी, और इस इल्तिजा में सच्ची मोहब्बत की झलक साफ दिखाई दे रही थी। सरनिश के लिए वो लम्हा जैसे वक्त से आज़ाद हो गया हो। उसे अंदाजा था कि तैमूर के दिल में उसके लिए कुछ है, मगर इस तरह इतनी सादगी और सच्चाई से इजहार उसने कभी सोचा भी ना था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। चंद लम्हे वो खामोश खड़ी रही, जैसे अपने दिल को यकीन दिला रही हो कि ये सब हकीकत है। फिर उसके लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट उभरी, और उसने धीरे से अपनी नजरें उठाकर तैमूर की आंखों में देखा। जरनिश ने आहिस्तगी से तैमूर के हाथों पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली।
اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے اس نے دل ہی دل میں کوئی بڑا فیصلہ کر لیا ہو۔ لبوں پر نرم سی مسکراہٹ سجائے اس نے ہلکا سا سر ہلایا۔ ہاں تیمور خان، مجھے شہر کی چمک دمک سے زیادہ آپ کی یہ خاموشیاں عزیز ہیں۔ میں آپ کے ساتھ اسی گاؤں میں آپ کی زندگی کا حصہ بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں جھجک بھی تھی اور مکمل یقین بھی۔ وہ خود حیران تھی کہ کب اس کا دل اس سخت مزاج سردار کے نام ہو چکا تھا۔ اب انکار کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ محبت خود چل کر اس کے دروازے پر آئی تھی اور وہ اسے کیسے ٹھکرا دیتی۔ تیمور کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ ابھرے جو اس کی زندگی میں شاید پہلی بار آئی تھی۔ اس نے ایک طویل سانس لیا، جیسے برسوں سے لڑی جانے والی کوئی جنگ آج ختم ہو گئی ہو۔ تم نے مجھے وہ خوشی دی ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی آواز میں اطمینان اور عزم دونوں شامل تھے۔ اب یہ سردار تمہاری حفاظت اور تمہاری خوشی کے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتا ہے۔ اس نے زرنش کے ہاتھوں کو مزید مضبوطی سے تھام لیا، جیسے اسے کبھی خود سے جدا نہ ہونے دینے کا وعدہ کر رہا ہو۔ چھت پر کھڑے ان دونوں کے گرد چاندنی اپنے نرم چادر پھیلا رہی تھی۔ نیچے گاؤں کی بتیاں ایک ایک کر کے روشن ہو رہی تھی، مگر ان دونوں کے دلوں میں جلنے والی روشنی ان سب سے کہیں زیادہ روشن اور سچی تھی۔ اس رات سردار تیمور خان کو اس کی ہمسفر مل گئی اور زرنش کو اپنی منزل۔ شاپور نے اس سے پہلے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ سردار تیمور خان کی شادی محض ایک رسم نہیں، بلکہ پورے علاقے کے لیے ایک جشن بن گئی تھی۔ دور دراز کے دیہات سے لوگ اپنے سردار کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے جوک در جوک آ رہے تھے۔ حویلی کو اس طرح سجایا گیا تھا جیسے کوئی دلہن ہو۔ رنگ برنگے کمکمے، گیندے کے پھولوں کی مالائیں اور خوشبو سے بھری فضا ہر آنے والے کو مسحور کر رہی تھی۔ زرنش جو کل تک لاہور کی ایک جدید سوچ رکھنے والی لڑکی تھی، آج شاپور کی سردارنی بننے جا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی خود کو دیکھ رہی تھی، گہرے سرخ رنگ کے زری کے جوڑے میں ملبوس، ماتھے پر جھومر اور گلے میں خاندانی زیورات۔ اس کا حسن جیسے نکھر کر سامنے آ گیا ہو۔ کیوں مس زرنش، اب بھی شہر واپس جانے کا ارادہ ہے؟ ماریا نے شرارت سے اس کا دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا۔ زرنش نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، شہر اب صرف ایک یاد ہے ماریا، میری حقیقت تو اب یہی حویلی ہے اور یہاں کا سردار۔ اس کی آنکھوں میں ایک نیا اعتماد اور سکون جھلک رہا تھا۔ اس کے والدین بھی اس کے فیصلے سے مطمئن تھے۔ انہوں نے تیمور خان کی شخصیت، اس کے وقار اور انصاف پسندی کو دیکھ کر دل سے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ ادھر مردانے میں ڈھول کی تھاپ پر نوجوان جھوم رہے تھے، خوشی کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ تیمور خان جب سفید ریشمی شیروانی اور کلف لگی پگڑی میں ملبوس، ہاتھ میں خاندانی تلوار تھامے باہر نکلا تو فضا نعروں سے گونج اٹھی، سردار تیمور خان زندہ باد۔ آج اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ چمک تھی، مگر اس کی نظریں بار بار بے اختیار حویلی کی اس بالکونی کی طرف اٹھ رہی تھی جہاں سے وہ زرنش کو ایک جھلک دیکھنا چاہتا تھا۔ آخرکار نکاح کا وقت آن پہنچا تھا۔ شور و غوغا یکدم تھم گیا اور پورے مجمع پر ایک سنجیدہ خاموشی چھا گئی۔ قاضی صاحب کی آواز گونجی، سردار تیمور خان، ولد سردار احمد خان، کیا آپ کو زرنش افضال بنت افضال احمد نکاح میں قبول ہے؟ تیمور نے آنکھیں بند کی۔ اس کے ذہن میں وہ پہلا منظر ابھرا جب اس نے زرنش کو دریا کے کنارے دیکھا تھا۔ اس کی ہنسی، اس کی معصومیت، سب کچھ ایک لمحے میں اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور پرعزم مگر ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، قبول ہے۔ 3 بار قبول ہے کی گونج نے فضا میں ایسا اثر چھوڑا جیسے دو دل ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے نام ہو گئے ہوں۔ خوشی کے شور میں مٹھائیاں تقسیم ہوئیں، کہکے بلند ہوئے اور آسمان پر ہونے والی ہوائی فائرنگ نے رات کو رنگین کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور آخرکار وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا دونوں کو شدت سے احساس تھا۔ مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ حویلی کے کمرے میں سندل اور گلاب کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مدھم روشنی ماحول کو خوابناک بنا رہی تھی، جبکہ باہر شاپور کی ٹھنڈی ہوا کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی۔ سرنش بیڈ کے کنارے بیٹھی اپنی مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ سرخ عروسی لباس، زیورات کی جھلک اور دل کی بے ترتیب دھڑکن، سب کچھ اس کے جذبات کی عکاسی کر رہا تھا۔ وہ اپنی ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی جب اچانک دروازہ آہستہ سے کھلا۔
तैमूर अंदर कमरे में दाखिल हुआ। उसने अब शेरवानी उतार दी थी और सफ़ेद नरम कुर्ते में मलबूस था। उसके कदम आहिस्तगी से सरनिश की तरफ बढ़ रहे थे। उसकी मौजूदगी ने कमरे के सन्नाटे को और भी गहरा कर दिया था। सरनिश ने हल्की सी जुम्बिश की, जैसे उसकी आहट पर चौंक गई हो। उसने घूंघट के पीछे से नजरें उठाई और ऐसे ही उसकी निगाह तैमूर के मिली। फौरन नजरें झुका लीं। तैमूर करीब आया और उसके पास बैठ गया। उसने नरमी से हाथ बढ़ाकर उसका घूंघट हटा दिया। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी, जो सरनिश के शर्म से सुर्ख चेहरे पर पड़कर उसके हुस्न को और भी निखार रही थी। डर लग रहा है? तैमूर ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए नरमी से पूछा। सरनिश ने हल्के से सर हिलाया। डर नहीं, बस एक अजीब सा एहसास है, जैसे जिंदगी ने अचानक नया मोड़ ले लिया हो। तैमूर ने उसके बाजू को अपने दिल के करीब रखा। ये दिल जो कभी सिर्फ असूलों के लिए धड़कता था, आज तुम्हारी मोहब्बत का असीर है। मैंने बहुत सी जंगें जीती हैं, मगर तुम्हें पाना मेरी सबसे बड़ी जीत है। सरनिश ने आहिस्ता से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी और मोहब्बत दोनों मौजूद थे। और मैंने बहुत से हसीन नज़ारे देखे हैं, मगर आपकी आंखों से खूबसूरत कुछ नहीं देखा। वो नरमी से बोली और फिर अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। तैमूर ने उसे अपनी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से नीचे झुका और उसकी मेहंदी लगे हाथों को अपनी हथेलियों में ले लिया। उसने उन पर आहिस्तगी से लब रखे, जैसे इन लम्हों को हमेशा के लिए अपने दिल में महफूज कर रहा हो। शाहपुर की सरदारनी बनकर तुमने उस रात को भी चांदनी बना दिया है, उसने मध्यम मगर गहरी आवाज में कहा। सरनिश ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, और आप अभी भी वही सरदार लग रहे हैं। तैमूर ने हल्की सी हंसी के साथ उसकी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से उसके बराबर में बैठ गया। उसने अपने हाथ से उसकी पेशानी पर गिरी हुई एक लट को पीछे किया। उसका लम्स सरनिश के लिए किसी नर्म एहसास की मानित था। दुनिया के लिए मैं सरदार हूँ, मगर इस कमरे में मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। उसकी आवाज़ सरगोशी में ढल गई। वो तैमूर जो तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए अपनी सारी दुनिया कुर्बान कर सकता है। वो आहिस्ता से उसके करीब हुआ। उसकी आंखों में गहरी मोहब्बत और सुकून छलक रहा था। सरनिश ने नरमी से उसके शाने पर हाथ रखा। उसकी नजरें पहली बार इतनी एतमाद के साथ बुलंद हुईं। आज हारने वाला ही सब कुछ पाता है तैमूर। इस लम्हे तैमूर की आंखों में एक तूफान सा उठा। उसने सरनिश को अपने करीब कर लिया, अपने बाजुओं के हसार में ले लिया, जैसे अब वो उसे कभी खुद से जुदा नहीं होने देगा। तैमूर की आंखों में इसी लम्हे एक ऐसी रोशनी थी, जिसमें गरूर नहीं, सिर्फ सुकून और मोहब्बत छलक रही थी। उसने आहिस्ता से सरनिश को अपने करीब किया और वो नरमी से उसके सीने से लग गई। सरनिश को वाज़िया तौर पर तैमूर के दिल की तेज धड़कनें सुनाई दे रही थीं, जैसे वो खुद इस लम्हे की शिद्दत को महसूस कर रहा हो। तैमूर ने आहिस्ता से उसकी डोरी थामी और उसका चेहरा अपने सामने किया। दोनों की सांसें एक दूसरे से करीब तर हो गई। उसकी निगाहें सरनिश की आंखों में उतर गई, जैसे वो वहाँ कोई ऐसा जवाब तलाश कर रहा हो जिसका उसे बरसों से इंतजार था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शहर से आने वाली एक चंचल लड़की मेरे इस सख्त दिल में यूं जगह बना लेगी। उसकी आवाज़ धीमी थी, मगर हर लफ्ज़ में एक गहरा एहसास छुपा था। सरनिश ने आहिस्ता सी आंखें बंद कर लीं। उसके लम्स की शिद्दत को अपने वजूद में उतरते महसूस किया। इस लम्हे शाहपुर की खामोश फिजा में सिर्फ दो दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी, जैसे पूरी कायनात ने उनके लिए सांस रोक ली हो। मोहब्बत की। तैमूर ने झुककर नरमी से उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मोहर जब्त की और फिर वो दोनों एक ऐसे खामोश सफर में खो गए, जहां अल्फाज बेमायनी हो चुके थे और सिर्फ एहसास की जुबान बोल रही थी। शाहपुर की फिजाओं में अगले दिन एक और ही मंजर था। वलीमे की तैयारियां अपने अरूज पर थी। हवेली के वसी सब्जाजार में सफ़ेद शामियाने तन गए थे और रंग बिरंगी रोशनियां रात के अंधेरे को चीर रही थी। तैमूर खान अपने रवायती पगड़ी और सादा मगर बावकार लिबास में मेहमानों के इस्तकबाल के लिए मसरूफ था, मगर उसकी निगाहें बार बार उस रास्ते पर जा ठहरती जहाँ से जरनिश की आमद की मतवक्को थी। उसके चेहरे पर इत्मीनान था, मगर आंखों में एक नरम बेचैनी थी। कुछ ही देर में जरनिश आहिस्ता कदमों से स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। उसका आसमानी रंग का सफ़ेद रोशनी में चमक रहा था। वो किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में खुशी थी और दिल में एक अजीब सा एतमाद।
जैसे वो जानती हो कि उसका इंतखाब दुरुस्त है। मगर उस खुशी के हजूम में कहीं एक साया भी मौजूद था। चौधरी हाकिम अली। वो एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में नफरत और हसद की आग जल रही थी। वो वही शख्स था जिसे तैमूर ने पंचायत में शिकस्त दी थी, और आज भी उसका दिल इंतकाम की आग में छलक रहा था। सरदार साहब मुबारक हो। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और एक खूबसूरत मखमली डिबिया तैमूर के हाथ में थमाया। ये आपकी नई सरदारनी के लिए एक छोटा सा तोहफा है, उसने नरम लहजे में कहा, मगर उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। तैमूर ने उससे गौर से देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, शुक्रिया चौधरी। मुझे खुशी है कि तुम माजी को पीछे छोड़कर इस खुशी में शरीक हो रहे हो। मगर उसकी आंखों में शक की एक झलक अब भी मौजूद थी। जैसे ही तैमूर किसी और मेहमान की तरफ मतवज्जा हुआ, हाकिम अली ने चुपके से एक मुलाजिम को इशारा किया। उसका मंसूबा मुकम्मल था। वो जरनिश को सबके सामने जलील करना चाहता था। मुलाजिम ने मौका पाकर सन्नी को एक मशरूब पेश किया। सरनिश बीबी, आपने कुछ खाया नहीं, ये पी ले। मारिया ने भी उसकी तरफ देखकर कहा। सरनिश ने हल्का सा घूंघट लिया, मगर चंद लम्हों में उसे चक्कर आने लगे। उसका सर भारी होने लगा। आंखों के सामने धुंध छा गई। मारिया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, वो आहिस्ता से बोली। इसी लम्हे उसकी नज़र सामने खड़े हाकिम अली पर पड़ी, जिसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट थी। वो लड़खड़ाने लगी और गिरने ही वाली थी कि अचानक एक मजबूत हाथ ने उसे थाम लिया। तैमूर! वो बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ आया। उसने सरनिश को संभाला और फिक्रमंदी से पूछा, सरनिश क्या हुआ? सन्नी ने बमुश्किल जवाब दिया, वो जूस। वो उसके कंधे पर ढलक गई। महफिल में सरगोशियां शुरू हो गई। कुछ लोग अंदाजे लगा रहे थे, कुछ चुप थे। तैमूर ने गुस्से से गिलास उठाया और उसके करीब से सूंघा। एक लम्हे में उसने समझ लिया कि इसमें नशावर चीज मिली है। उसकी निगाहें फौरन मजमे पर घूमी और फिर हाकिम अली पर जा ठहरी। बख्शू, उसे रोको, उसकी आवाज़ गूंजी। तैमूर ने जरनिश को मारिया के हवाले किया और हाकिम अली की तरफ बढ़ा। उसने उसका गिरबान पकड़ा, उसे घसीट कर सबके सामने ले आया। तुमने सोचा था कि तुम मेरी खुशी को मिटा दोगे? एक जोरदार थप्पड़ ने खामोशी को तोड़ दी। हाकिम अली जमीन पर गिर पड़ा। मुलाजिम ने डरते हुए सच उगल दिया और पूरा मजमा सच्चाई से वाकिफ हो गया। तैमूर ने सबके सामने ऐलान किया, ये शख्स आज ना सिर्फ मुजरिम साबित हुआ है, बल्कि उसने मेरी सरदारनी की इज्जत पर वार किया है। उसकी सजा उससे मिल चुकी है। उसकी तमाम जायदाद जब्त की जाती है और उसे फौरन गांव से निकाला जाता है। अगर ये दोबारा नजर आया तो उसका अंजाम इससे भी ज्यादा सख्त होगा। हाकिम अली को जिल्लत के साथ वहां से निकाल दिया गया। तैमूर वापस स्टेज पर आया, जहां जरनिश को होश आ रहा था। मेरी जरनिश, तुम पर उठने वाली हर नजर का जवाब मैं खुद हूँ। उसने सबके सामने जरनिश का हाथ थामा और उसकी आवाज में एक मजबूत अज़म था। जरनिश ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में एतमाद था और दिल में सुकून। उसे यकीन हो गया था कि उसकी जिंदगी अब महफूज है, क्योंकि उसके साथ तैमूर खान खड़ा है। रात गहरी हो चुकी थी, हवेली में एक अजीब सी खामोशी थी। सब मेहमान जा चुके थे और अब सिर्फ चांदनी थी, जो दरो दीवार को नरम रोशनी में नहला रही। तैमूर अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा था, एक मुकम्मल बदल चुका इंसान। कमरे के अंदर संदर और गुलाब की महक फैली हुई थी। सरनिश बेड के कोने पर बैठी थी। उसका दिल अभी तक इस फाके की शिद्दत से बाहर नहीं आ सका था। तैमूर ने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया और उसके करीब आया। जरनिश ने झिझकते हुए नजरें उठाई। तैमूर की आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ मोहब्बत और फिक्र थी। तुम अब भी काम रही हो? उसने नरमी से कहा। वो उसके पास बैठा और उसके ठंडे हाथ अपने हाथों में ले लिए। तैमूर के लम्स की गर्मी जरनिश के वजूद में उतर गई थी, जैसे उसके अंदर का खौफ आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगा हो। मुझे डर लगा था तैमूर, उसकी आवाज़ कांप रही थी। अगर आप वक्त पर ना आते तो लोग मेरे बारे में क्या सोचते? तैमूर ने उसका हाथ अपने लबों से लगा लिया। शाहपुर का सूरज भी उलट सकता है, मगर तैमूर खान के होते हुए कोई तुम्हारी तरफ मैली नज़र से देख नहीं सकता। वो नरमी से उसके चेहरे की जुल्फें हटाता रहा और जरनिश को पहली बार वाकई एहसास हुआ कि वो अब तन्हा नहीं, उसके साथ एक ऐसा इंसान खड़ा है जो उसकी इज्जत, उसकी खुशी और उसकी ज़िंदगी सबका मुहाफिज है। रात की खामोशी में हवेली का माहौल मध्यम रोशनी और शमों की लरसती लुओं से जगमगा रहा था। तैमूर के हाथ जब जरनिश की नरम उंगलियों को छूते तो उसके वजूद में एक अनकही सी लर्जिश दौड़ जाती। वो जो हमेशा दुनिया के सामने मजबूत और बेखौफ दिखाई देती थी, तैमूर के सामने आकर एक नाजुक सी मोम बन जाती।
तुम लोगों के सामने इतनी सख्त क्यों और मेरे सामने इतनी नरम क्यों हो जाती हो? तैमूर ने उसके माथे पर बोसा देता हुआ आहिस्तगी से कहा। सरनिश ने आंखें बंद की जैसे इस लम्स में अपनी सारी दुनिया पा ली हो। उसने अपना सर उसके मजबूत कंधे पर टका दिया। क्योंकि यहाँ मुझे किसी ढाल की जरूरत नहीं होती। आपके सीने में ही मेरी पनाह है। तैमूर ने उसे अपने हसार में ले लिया। उनके दिल एक साथ धड़कने लगे, जैसे दो वजूद एक जान बन गए हों। इस लम्हे में तैमूर ने महसूस किया कि जरनिश की खुशबू उसकी सख्त तबीयत को नरम कर रही है और वो खुद भी उसके सामने हार रहा है। सरनिश, मैंने कभी नहीं सोचा कि कोई मुझे इस तरह बेबस कर देगा। तुम्हारी आंखों में एक ऐसी कशिश है कि मैं अपनी सरदारी भी इन पर कुर्बान कर दूं। सरनिश के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने उसके करीब आकर कहा, बस सरदारी ही नहीं, मुझे तुम सब कुछ चाहिए। तैमूर की आंखों में एक गहरी चमक उठी। मेरी जान भी तुम्हारी है और ये हवेली भी। आज से यहाँ का हर जर्रा तुम्हारा है। उस रात उनकी मोहब्बत ने खामोशी के पर्दों में एक नई दास्तान रकम की। शमों की रोशनी में उनके रिश्ते ने एक नई शक्ल इख्तियार की, जहाँ सख्ती मोहब्बत में और मोहब्बत एतमाद में बदल चुकी थी। 3 साल बाद वक्त गुजर चुका था, मगर उनकी कहानी और भी गहरी हो चुकी थी। शाहपुर जो कभी खुश्क और सख्त फिजा रखता था, अब जिंदगी से भर चुका था। कच्ची सड़कों की जगह पक्की राहें बन चुकी थी और एक छोटा सा स्कूल भी कायम हो चुका था। यह सब जरनिश ख्वाब और तैमूर के फैसलों का नतीजा था। हवेली के वसी लॉन में एक नन्हे बच्चे की हंसी गूंज रही थी। 2 साला सरियाब अपने नाजुक कदमों से घास पर दौड़ रहा था। उसकी आंखों में बाप जैसी गहराई और चेहरे पर माँ जैसी मासूमियत थी। तैमूर बालकोनी में खड़ा उसे देख रहा था। उसकी सख्ती अब एक पुरसकून वकार में बदल चुकी थी। उसके दिल में अपने बेटे के लिए मोहब्बत एक नई दुनिया बसा रही थी। आप फिर यहाँ खड़े हैं। सरनिश की नरम आवाज ने उसकी सोच तोड़ी। तैमूर ने पलटकर उसे देखा। वो आज पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और बावकार लग रही थी। मैं देख रहा हूँ कि मेरा अक्स किस तरह इस जमीन पर दौड़ रहा है। तुमने मेरी इस बंजर दुनिया को रंगों से भर दिया है सरनिश। सरनिश ने मुस्कुराकर उसके सीने पर सर रख दिया। ये रंग मेरे नहीं, ये आपकी मोहब्बत के हैं। इसी लम्हे नीचे से मारिया की आवाज आई। सरनिश, सरियाब दादा की बंदूक उठाने की कोशिश कर रहा है। तैमूर फौरन नीचे पहुंचा और बच्चे को गोद में उठाया। नन्हे सरियाब ने मासूमियत से उसकी मूंछों को छुआ और मुस्कुराकर कहा, बाबा। ये लफ्ज तैमूर के दिल में उतर गया। वो सरदार जो कभी पूरे इलाके के लिए सख्त था, अपने बेटे के सामने नरम दिल बाप बन चुका था। सरनिश ने दौड़ खड़े होकर इस लम्हे को अपने कैमरे में कैद किया। वही कैमरा जिसने उनकी मोहब्बत की बुनियाद रखी थी। शाम के साए गहरे होने लगे थे। अजान की आवाज फिजा में गूंजी। तैमूर ने जरनिश का हाथ थामा। सरदारी तख्त व ताज का नाम नहीं, असल सरदारी दिलों पर हुक्मरानी है और तुमने मुझे ये सिखाया है। सरनिश ने उसके हाथ को मजबूती से थामा। और इस मोहब्बत की सल्तनत में हम दोनों ही सरदार हैं। हवेली के दरवाजे अब भी वहीं थे, पहरे भी वही थे, मगर अंदर की फिजा बदल चुकी थी। वहां अब सिर्फ रौब नहीं बल्कि एक ऐसी मोहब्बत बसती थी जिसने सख्त दिलों को नरम कर दिया था। और इस तरह शाहपुर की ये दास्तान इश्क आने वाली नस्लों के लिए एक यादगार किस्सा बन गई थी। मोहब्बत, एतमाद और वफा की एक मुकम्मल कहानी।